नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश पॉडकास्ट। बिहार में अचानक आज बड़ा फैसला हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने का फैसला लिया और उन्होंने नॉमिनेशन अपना भर भी दिया है। उनके साथ नॉमिनेशन भरने के समय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे, सम्राट चौधरी मौजूद थे। लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने क्यों राज्यसभा में जाने का फैसला किया, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ चुके हैं, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं द फेडरल के, और उनसे हम बिहार की पूरी इस राजनीति में जो घटना सामने हुई है उसको समझेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो खुद भी बिहार के दौरे पे थे। तो पुनीत जी, मेरा पहला सवाल, स्वागत सबसे पहले आपका। मेरा पहला सवाल सर कि आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये ट्रांजिशन हो जाएगा, नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे? ये उम्मीद तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं थी कि इतनी जल्दी उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब बिहार का चुनाव हुआ, तो एक चीज़ जो एकदम स्पष्ट थी, जितने लोग भी बिहार घूमने गए, मैं भी गया था, आप भी गए, जो जनादेश था बिहार का, वो एनडीए वापस लाने से कहीं ज़्यादा बढ़ करके ये था कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती थी बिहार की जनता। तो जैसा कि अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये जनादेश के साथ एक धोखा हो रहा है, तो कुछ वैसा ही मामला है। क्योंकि ये किसी को भी इस चीज़ का, ये देखिए, नीतीश कुमार अपनी टर्म ख़त्म नहीं करेंगे, पूरे 5 साल नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे, वो एक बात है। और उसकी चर्चाएं तभी शुरू हो गई थी जिस दिन नतीजे आए और जेडीयू सेकंड नंबर पे थी और लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन के उभरी। और उसके बाद में जब कैबिनेट का गठन हुआ और नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री जब गिव अप कर दी पहली बार 20 सालों में, तब ये एक अंदेशा इस चीज़ का था कि भाई अब वो हालात नहीं हैं जो चुनाव के पहले तक थे। और बीजेपी जो है अपना जो है एक तरह से ग्रिप टाइटन कर रही है, उसको जकड़ के मजबूत कर रही है। तो ये तो अंदेशा था कि वो पूरा अपना टर्म नहीं ख़त्म करेंगे, पर इतनी जल्दी कि 3-3.5 महीने में ही रुखसती हो जाएगी, वो शायद नीतीश कुमार और जेडीयू के जो उनके साथ के पुराने लोग हैं, चाहे वो ब्रिजेंद्र यादव साहब हों, चाहे श्रवण कुमार हों, उनमें से भी किसी ने नहीं सोचा होगा। मैंने पिछले 2-4 दिनों में जब ये बात आई कि निशांत नीतीश के बेटे जो हैं वो राज्यसभा आएंगे, तब से मेरी काफ़ी जदयू के नेताओं से बात हो रही थी। किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, आभास नहीं था कि निशांत कुमार राज्यसभा नहीं जा करके नीतीश कुमार ही राज्यसभा आ जाएंगे। तो मेरा अगला सवाल ये कि नीतीश कुमार, उन्होंने जो सोशल मीडिया में पोस्ट डाला, आपने देखा होगा, बड़ी अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं कि मेरी बड़ी दिली इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं संसद के दोनों सदनों में बैठूं, विधानमंडल में दोनों सदनों में जाऊं, वहाँ तो वो हो लिए। वो तो लोगों को राज्यसभा भेजते रहे हैं, अलग अलग ऐसे जो जिनके नामों की चर्चा नहीं थी वो भी राज्यसभा चले गए। उनमें ऐसी क्या हसरत पैदा हो गई कि राज्यसभा जाने की? जी देखिए, और ये नीतीश जी का मन जो है ना वो बड़ा चंचल है पिछले कुछ सालों से। खास तौर से जब उन्होंने बीच में जब महागठबंधन में चले गए थे और फिर सरकार बनी महागठबंधन की, उसमें भी वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने महागठबंधन छोड़ा तब भी उनके मन के ही चलते छोड़ा था। क्योंकि उनका उस वक्त भी बयान था जिस पे बाद में तेजस्वी आज तक तंज कसते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ। तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी मन की सुनी और जो करना था किया। और इस वक्त अब इसमें बस फ़र्क ये है कि ये उनके मन की सुन करके वो राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं या किसी और के मन की बात है। क्योंकि ये कारण किसी के भी गले नहीं उतरेगा कि क्योंकि मैं विधानमंडल और विधानसभा दोनों का जो है सदस्य रहा,
तो मेरे अंदर एक ये इच्छा थी कि मैं दोनों पार्लियामेंट के, संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब 22 में जगदीप धनखड़ साहब का चुनाव हो रहा था और उस वक्त भी नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन और वो सारी बातचीत चल रही थी, उस वक्त नीतीश जी ने एक अपने पत्रकारों को पटना में कहा था ये कि क्योंकि उस वक्त राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उस वक्त उन्होंने ये बात इशारों इशारों में कही थी कि मेरा मन रहा है हमेशा से राज्यसभा जाने का, लेकिन उस वक्त परिस्थिति अलग थी और लोगों ने उसको इस चीज़ से जोड़ के देखा था कि शायद वो चाह रहे हैं कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, पर अब तो वो भी नहीं है। और जो तथ्य, जो बातें कही जा रही हैं बिहार में ऑफ रिकॉर्ड कि उनके सेहत की वजह से उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, इससे पहले कि वो एज चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए कोई और ऐसी हरकत कर दें जिससे बहुत ही ज़्यादा उनकी बदनामी हो जाए या एक एम्बैरेसमेंट हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं उनके बयान किस तरह के आ रहे हैं। विधानसभा में उनका जो उनकी बोली है या उनका जो स्वभाव है वो सार्वजनिक मंच पे भी जो सार्वजनिक मंचों पे जो उनका व्यवहार रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत एम्बैरेसिंग कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो इसलिए राज्यसभा भेज दें। तो अब इस सूरत में राज्यसभा आकर के भी एक आदमी जो लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो और इतने बड़े मैंडेट के बाद, पार्टी का चीफ होने के बाद अब वो राज्यसभा अगर आ रहा है, तो क्या मोदी जी अपने कैबिनेट में अगर कल कोई फेरबदल करते हैं तो उसमें क्या नीतीश कुमार को जगह मिलेगी? और फिर क्या यही लॉजिक वहाँ नहीं अप्लाई करेगा? क्योंकि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जनता के सामने तो आपको फिर भी जाना है। तो अगर आप एज चीफ मिनिस्टर एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जा सकते हैं तो, और ये डर है जिसकी वजह से आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो एज मिनिस्टर भी ये हो सकता है। या इतने लंबे आपके कार्यकाल के बाद और एक्सपीरियंस के बाद और सीनियरिटी के बाद अब आप सिर्फ एक राज्यसभा के सदस्य बन के बैठना पसंद करेंगे बिना किसी और जिम्मेदारी के, कि कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, कोई इससे अच्छा तो फिर आप वो तो शायद वो मतलब अब पता नहीं उनका मानता है कि नहीं मानता है इस बात को, गवर्नर भी वो कभी नहीं रहे, तो गवर्नर ही बन जाते। एक क्योंकि उनके नामांकन के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, तो क्या ये भी आप संभावना देखते हैं? क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन की हम कई समय से बात सुनते आए हैं, तो कई ऐसे मंत्री होते बिना पोर्टफोलियो के कैबिनेट मंत्री, और उनका सेहत अलाउ भी नहीं करता, कोई वो मीटिंग में जा नहीं सकते उस तरीके से सक्रिय, तो ये भी संभावना है कि उनको अकोमोडेट करने के लिए विदाउट एनी पोर्टफोलियो उनको कैबिनेट मंत्री नहीं, देखिए ये मुझे इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं लगती। ये ज़रूर है कि देखिए कोई मंत्रालय उनको दे दिया जाए और उसके बाद काम जो है, जैसा कि बिहार सरकार में लोग कहते हैं कि हो रहा है कि बाबू और बीजेपी सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है, तो हो सकता है अगर मंत्रालय भी मिले तो चेहरा वो रहें और काम जो है वो उनके एमओएस संभालें और बाबू संभालें, तो ये एक संभावना है। पर मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाएँ कि क्या उनका राज्यसभा इस मौके पर आना एक जेन्युइन कारण है जिसके वजह से वो सीएम पद छोड़ रहे हैं। तो क्या अब मान लिया जाए कि बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया, यहाँ से ये मान लिया जाए, या अभी भी, क्योंकि अभी तो नामांकन हुआ है, पता नहीं उनका मन कब बदल जाए अचानक से। देखिए तो मनीष जी, क्या है कि ऐसा नहीं है कि हालांकि 16 तारीख को चुनाव होने हैं और बिहार में जिस तरह की परिस्थिति है तो उसमें तो वो अनअपोज्ड ही चुने जाएंगे, वहाँ विपक्ष के पास ऐसे नंबर ही नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार उतार सके। तो राज्यसभा नामांकन उन्होंने भर दिया है, तो अब राज्यसभा आना तो उनका तय है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 16 मार्च को राज्यसभा आ जाएंगे। उनकी टर्म शुरू होगी 2 अप्रैल के बाद या 9 अप्रैल के बाद शायद,
2 या 9 में, मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हूँ, पर 2 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल में से कोई एक तारीख है, क्योंकि अलग अलग तारीखों पर टर्म्स ख़त्म होते हैं एमपीज़ के। तो 1 महीने का लगभग वक्त अभी उनके पास है इन चीज़ों को सोचने का, समझने का, कि अगर अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन उनका मिलता रहेगा नई बिहार सरकार को, तो राज्यसभा को अब एक तरह से मार्गदर्शक मंडल का रूप दे दिया गया है कि जिनकी आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही बीजेपी को राज्य में, उन्हें आप राज्यसभा में ले आएं, या विपक्ष में जो लोग ऐसे हैं, जैसे अब शरद पवार भी बीमार होने के बावजूद और इतने उम्र दराज होने के बावजूद दोबारा राज्यसभा आने वाले हैं, तो एक मार्गदर्शक मंडल तरह का राज्यसभा आपको देखने को मिलेगा। पर इस 1 महीने के दौरान बिहार में नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे? पलटू राम उनको कहा जाता है, पर पलटने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश इस बार है नहीं, क्योंकि नंबर्स उस तरह के नहीं है बिहार विधानसभा में। और तो क्या वो इस तरह की कोई डील की कोशिश करेंगे बीजेपी से कि भाई ठीक है, मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, पर मेरे बेटे को आप डिप्टी सीएम या कोई बड़ा पद दे दें, और फिर क्योंकि अब वो आएंगे तो फिर नई कैबिनेट भी बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो फिर पूरा जो कैबिनेट है उसकी जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से बदली जाएगी। तो उसमें कितना नीतीश कुमार अपने मन की करवा पाते हैं वो भी देखने वाली एक चीज़ होगी, और उससे भी एक अंदाज़ा लगेगा कि नीतीश कुमार की कितनी सुनी जा रही है। अभी मैं एक बयान देख रहा था, सोशल मीडिया किसी चैनल ने ही डाला हुआ था पटना के सूत्रों के हवाले से, कि निशांत कुमार ने नीतीश कुमार को कहा, पापा मेरा क्या होगा? जी जी। और जी उन्होंने कहा कि तुम्हारा लोग ख्याल रखेंगे। जी जी, वही मैंने भी किसी हिंदी चैनल के ही हवाले से ये बात सुनी। पर ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये बात चलती आ रही है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति से या बिहार से दूर होते हैं, तो अगर राजनीति से दूर होते हैं तबीयत के चलते, तो क्या बेटे को वो राजनीति में लेके आएंगे? अगर लाएंगे तो किस रोल में लेके आएंगे? क्योंकि आप पिछले कई सालों की नीतीश जी की राजनीति को देखें तो एक चीज़ जिससे आप कह सकते थे कि वो उनकी राजनीति और राजद की राजनीति के बिल्कुल बरक्स है, वो था कि नीतीश कुमार कभी भी डायनेस्टी को लेकर के नहीं जाने जाते थे, और यही वो हमेशा इसी बात पर लालू यादव पर उनकी टिप्पणी होती थी कि भाई इनने तो देखिए सबको, पूरे परिवार को राजनीति में ले आए, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और परिवारवाद और वो सारी बातें। तो अब वही नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाने की अगर बात करते हैं, और ख़ास तौर से इस सूरत में कि उन्हें लाकर सिर्फ राजनीति में नहीं लाया जाए, पर लाके जैसे कि बातें चल रही हैं कि सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बिना किसी अनुभव के, बिना एमएलए रहे, बिना एमएलसी रहे, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के। अभी तो मतलब फॉर्मली उन्होंने जो है जदयू ज्वाइन भी नहीं करी है, तो आप पार्टी के सदस्य भी नहीं, तो सीधे सदस्य बन के, एमएलसी बन करके। लेकिन ये तो आरजेडी में भी हुआ था, आपको ये याद होगा, आरजेडी में 15 भी हुआ था। सीधे तेजस्वी जी, यादव डिप्टी सीएम बन गए चुनाव लड़के। तो पर वो चुनाव लड़के जीत के आए ना। यहाँ तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे। मोस्ट लाइकली जो होगा वो ये कि क्योंकि नीतीश राज्यसभा आ जाएंगे, वो अभी एमएलसी हैं, एमएलए नहीं हैं, तो उनकी एमएलसी की सीट खाली होगी, उस एमएलसी की सीट पे निशांत को ले आया जाएगा। तो लेकिन जो नीतीश कुमार का परिवारवाद को लेकर के जो उनकी बातें रही हैं, वो इसमें कहाँ बैठती हैं, वो एक सवाल पूछने लायक होगा। दूसरी चीज़ इसमें आप ये भी देखिए कि नीतीश ने पिछले 1 दशक में या पिछले 5-6 सालों में जितने लोगों को वो लेके आए, और एक धारणा बनी कि ये नंबर 2 पार्टी में हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, केसी त्यागी को भी अगर आप गिन लें, इनमें कोई भी नहीं टिक पाया। या तो निकाल दिए गए पार्टी से कुछ वक्त बाद, या साइडलाइन कर दिए गए। तो
उसमें भी फिर ये बात होती है कि भाई आपने किसी और को नहीं टिकने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने बेटे को ही लाना चाहते थे। तो ये सारा ढोंग था परिवारवाद के खिलाफ जो आप बातें करते हैं। तो वो एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, पर अब उसका जवाब नीतीश कुमार देने की हालत में होंगे, ये इस पर अभी कुछ नहीं कह। लेकिन एक मेरा सवाल नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर और जो, क्योंकि 2005 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, 2010 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा जीत देखा, इतनी बड़े मैंडेट के साथ जीते, तब उनके अंदर ये हसरत जग गई थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और बीजेपी के कई आला नेता उनको पीएम मटेरियल तब मानते थे, अडवाणी हो चाहे सब लोग मानते थे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, विपक्ष के भी, तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यहाँ उनका पहले प्रचार समिति अध्यक्ष फिर प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो विरोध में समर्थन वापस लेते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस तरीके से उन्होंने अपने राजनीति को नहीं सींचा और वो अवसर उन्होंने गंवा दिया एक क्षणिक राजनीतिक लाभ के चक्कर में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक वो अवसरवाद की बात तो नीतीश कुमार के सिलसिले में हमेशा उठेगी, जब भी उनका नाम लिया जाएगा। ये उनकी लेगेसी का पार्ट है कि आपने एक अपॉर्चुनिज्म की राजनीति अपने पूरे जीवन में करी। जहां आपको मौका लगा, जो चीज़ आपके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ठीक थी, वो आपने करी। और इसमें कितने उनके साथी या उनके सीनियर, उनके पार्टी के को-फाउंडर्स के साथ उन्होंने वही बर्ताव किया जो आज, हालांकि इस बात को कोई खुल के उनकी पार्टी में आज को नहीं कहेगा, पर जो उनके साथ आज हो रहा है, लेकिन शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की आप बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, इन्होंने साथ में जदयू बनाई। और ठीक है, ये बात ज़रूर थी कि इनमें मास नेता जो है, एक मास लीडर जो है, जन नेता कहें, वो अल्टीमेटली नीतीश कुमार ही उभर करके आए, क्योंकि उनको वो मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का और उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रूव किया। तो वो मौका जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं मिला या शरद यादव को नहीं मिला, वो बात अलग है, पर चुनाव तो वो भी जीतते आए। और कितने चुनाव एक के बाद एक उन्होंने अपने, मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब ने और शरद यादव ने मधेपुरा से चुनाव जीते। पर 2009 में जब जॉर्ज फर्नांडिस की तबीयत खराब होने लगी, उनको पार्किंसंस और अल्जाइमर्स दोनों बीमारियां थी जो मेंटल फैकल्टीज और आपकी फिजिकल एबिलिटी दोनों को अफेक्ट करती हैं, तो 2009 में उनका टिकट काट दिया गया, जबकि वो बहुत इच्छुक थे चुनाव लड़ने के। सही था या नहीं, वो उसमें मैं नहीं जा रहा, पर उनका टिकट काट दिया नीतीश कुमार ने, ये कह के कि उनकी हालत नहीं है चुनाव लड़ने की, और फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े और चुनाव हार गए। कुछ महीनों बाद ये कह के कि भाई हम तो जॉर्ज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उन्हें राज्यसभा में जगह दे दी। तो राज्यसभा वो आए, जैसे अब नीतीश कुमार आ रहे हैं। और क्योंकि उनकी हालत इतनी जल्दी खराब हुई जॉर्ज साहब की, उन्हें फाइनली वो अपनी टर्म ख़त्म नहीं कर पाए राज्यसभा की, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा राज्यसभा से। तो वो उनके साथ हुआ। शरद यादव का आप देख लीजिए, ये जो बार बार पलटते रहे नीतीश कुमार, उसको लेकर के और शरद यादव के अपने परिवार को लेकर के भी जो है उनके और नीतीश के जो रिश्ते थे उनमें दरार पैदा हुई। फिर शरद यादव ने पार्टी छोड़ दी, अपनी एक पार्टी बनाई, बाद में कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। उनकी बेटी और बेटा दोनों अब कांग्रेस में हैं। तो लेकिन उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता एक तरह से नीतीश कुमार ने ही दिखाया। अब नीतीश कुमार के साथ एक ये कहें कि समय का चक्र जो है वो पूरा घूम करके उनके साथ भी अब वही हो रहा है जो उन्होंने अपने पार्टी के अपने सारे नेताओं के साथ में पहले पिछले 10, 15, 20 सालों में किया। तो ये एक गलत आकलन नहीं होगा। और नीतीश युग की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, देखिए इस चीज़ को तो कोई भी नहीं झुठला सकता या मना कर सकता है कि नीतीश कुमार की जब भी बात होगी तो ये भी हमेशा याद रखा जाएगा कि नीतीश कुमार के ही 20 सालों में एक छवि बिहार की बदली, जो लालू यादव के 15 सालों में बिहार की जो एक छवि थी गुंडा राज की, उसमें कितनी मीडिया ड्रिवन और पब्लिसिटी ड्रिवन थी वो अलग बात है, और कितनी
मीडिया सक्सेस या पीआर सक्सेस नीतीश कुमार की रही वो बात अलग है, उनके मेरिट्स में या डीमेरिट्स में हम नहीं जाएं, पर ये बात सही है कि बिहार की छवि बदली नीतीश कुमार के 20 सालों में, वो उनकी लेगेसी का पार्ट है। तो वो एक युग के तौर पर आप उसको भुला नहीं सकते हैं, वो हमेशा याद रखा जाएगा। पर उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी याद रखी जाएंगी कि आपने अपने नेताओं के साथ में किस तरह का व्यवहार किया, आपने परिवारवाद की बात पर किस तरह से यू टर्न लिया, और आखिर के दिनों में जो आखिर आपके मुख्यमंत्री काल के जो आखिर के दिन थे उनमें, या आखिर के साल कहें, आप किस तरह सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाले बदलते रहे, कभी महागठबंधन के साथ हो गए, फिर एनडीए के साथ आ गए, फिर महागठबंधन के साथ चले गए, फिर दोबारा एनडीए में लौट आए, और फाइनली आप अपना पद भी नहीं बचा पाए। तो यहाँ से जेडीयू का भविष्य आप किस तरफ देख रहे हैं? क्या जेडीयू बचेगा नीतीश के दिल्ली आने के बाद, या फिर उसमें आप, क्योंकि कई आपने देखा होगा आज जो प्रदर्शन हुआ पार्टी ऑफिस में, तोड़ फोड़, लोग गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लोग संजय झा, ललन सिंह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको बीजेपी का एजेंट दलाल बता रहे हैं। तो क्या लगता है, पार्टी बचेगी या पार्टी में देखिए, क्या होगा? राजनीति में और राजनीतिक पत्रकारिता में हम हमेशा एक प्रिंसिपल होता है कि आप किसी को भी राइट ऑफ नहीं करते, पर ये बात ज़रूर है कि ये जो बिखराव की स्थिति अभी जदयू में बनी हुई है, ये कोई एकाएक बनी हुई स्थिति नहीं है। पिछले साल भर से इस तरह की बातें, और चुनाव के वक्त तो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हुई कि जदयू में एक पूरा खेमा इस तरह का बन गया है जिसने घेर लिया है नीतीश कुमार को, जो जदयू में रहते हुए जिसकी लॉयल्टी जो है वो बीजेपी के साथ है। उसमें कई नाम आते रहे हैं, लल्लन सिंह का नाम आता रहा है, संजय झा का नाम आता रहा है। तो वही स्थिति अब है कि जो पुराने 90 के दशक से या उसके भी पहले से जो नीतीश कुमार के साथ के जो लोग रहे हैं, और अब वो सब काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है, तो चाहे वो अररिया से जो विधायक हैं ब्रिजेन यादव, वो सबसे पुराने साथियों में से माने जाते हैं। 7-8 बार वो जीत, 9 बार के विधायक हैं वो इस बार। और श्रवण कुमार हैं जो बिल्कुल नीतीश की परछाई माने जाते हैं नालंदा में। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कितना नीतीश के राज्यसभा जाने से अपने आप को और अपनी राजनीति को सेफ समझ रहे होंगे, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। तो अब इस असमंजस की स्थिति में अगर निशांत आते हैं, इतना अनुभव निशांत के पास है नहीं, ना वो सीनियरिटी है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, ना राजनीतिक अनुभव है, क्या वो इस बिखराव को संभाल पाएंगे, एक स्थिरता दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा पहलू जो सबसे ज़रूरी है इस स्थिति में, जो आपको देखना चाहिए, वो ये कि एक पैटर्न है बीजेपी के जो घटक दल हैं उनके साथ, जो उनके एलाइज हैं उनके साथ का ये एक पैटर्न रहा है कि जब तक बीजेपी को उनकी ज़रूरत महसूस होती है खुद की जड़ें मजबूत करने के लिए, तब तक तो बीजेपी बिल्कुल नतमस्तक रहती है उन पार्टीज़ के सामने। जो वो कह दें उनकी टर्म्स पर बीजेपी राज़ी हो जाती है। ये हमने पहले बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, शिवसेना, नवीन पटनायक की बीजेडी, अकाली दल, ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी, प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल, ये सारी वो पार्टीज़ हैं जिनकी पिछलग्गू बन के बीजेपी ने राजनीति उन राज्यों में शुरू करी, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करी, उन्हीं दलों के एरियाज़ में अपने आप को मजबूत किया, और जैसे ही मौका लगा उन पार्टीज़ को किनारे लगा दिया। तो महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, तोड़वा दिया, जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ, 2 खेमों में बढ़ गई पार्टी, और फिर खुद डोमिनेंट प्लेयर हो गए। तो वही एक मुझे आज की तारीख में ट्रैजेक्टरी वही नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार में ख़ास तौर से हमेशा से बीजेपी की इच्छा रही है, जब से वो बढ़ना शुरू हुई, कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। इस चुनाव में भी वो एक बड़ा सवाल था, बार बार इस तरह की बात होती थी कि क्या मुख्यमंत्री वो होंगे।
तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार की पार्टी सेकंड नंबर पे हुई चुनाव के नतीजों के वक्त, उसी दिन ये साफ हो गया था कि बीजेपी का जो खेल है वो अब क्या होगा और नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। बाकी एलाइंस के भी ठीक ठाक इस बार चिराग की पार्टी हो चाहे मांझी कुशवाहा, सबके ठीक ठाक संख्या बल आए इस बार। एक सवाल और है कि फिर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, महादलित, ईबीसी और महिलाएं, जो बढ़ चढ़ कर उन्होंने 2025 में वोट किया नीतीश के पक्ष में, वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे। क्या वो अब नीतीश के साथ, जेडीयू के साथ बने रहेंगे या उस वोट बैंक का अब क्या होगा? देखिए, इसलिए शायद ये टाइमिंग नीतीश के राज्यसभा जाने का, ये एक कारण मुझे जो समझ में आता है, जो आपने शुरुआत में सवाल पूछा था कि अभी क्या ऐसा हो गया कि वो जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके पास अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहाँ कायम करती है और फिर अपने तरीके से सरकार चलाती है जो नीतीश कुमार के मॉडल से थोड़ा अलग हो, तो उनके पास पूरे 5 साल हैं उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब उसमें आपको अंदेशा, जो इंडिकेशंस हैं, जो इशारे हैं, वो आपको तब मिलना शुरू होंगे जब सरकार नई तरह से सरकार का गठन बिहार में होगा। सीएम कौन बनता है उसमें शायद कोई हिंट आपको मिल जाए। मंत्रिमंडल किस तरह का होता है, किसको मंत्री पद मिलता है, बीजेपी किस तरह के लोगों को लेके आती है, उसमें शायद कुछ आपको इंडिकेशंस मिले। फिर किस तरह की पॉलिसीज़, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र से बिहार के लिए क्या किया जाएगा, राज्य में बिहार की सरकार क्या करेगी, उसमें महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए क्या होगा, उनकी क्या भूमिका, क्या साझेदारी सरकार में होगी, पॉलिसीज़ में, स्कीम्स में होगी, वो एक इंडिकेशन होगा। और 5 साल का वक्त आपके पास है इन चीज़ों को, ये जो डिफरेंसेस आगे चल के हो सकते हैं, जो शायद अगर आप 2 साल रुक के करते या 3 साल रुक के करते तो आपके पास वो विंडो नहीं होती, पर अब आपके पास 5 साल हैं ठीक इन चीज़ों को दुरुस्त करने। बिल्कुल। और तो फिर मेरा आखिरी सवाल पुनित जी की, जो मुख्यमंत्री होगा बिहार का अगला, क्या वो नीतीश कुमार के सहमति से होगा या दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का भेजा हुआ चेहरा होगा, या इसमें नीतीश कुमार की भी सहमति ले जाएगी, या कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए, पहले तो यही सवाल का जवाब हम ढूंढ लें कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा अपनी सहमति से जा रहे हैं। अगर उस सवाल का आपके पास कोई स्पष्ट जवाब होगा, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति नीतीश कुमार की उतनी अनिवार्य है या नहीं। तो ये ज़रूर है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जनता के सामने फ़ोटो ऑप के तौर पर नीतीश कुमार भी शायद आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, उठाएंगे, सब करेंगे, पर वो कितना, जो वो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन देते रहेंगे, मार्गदर्शन लेने वाले अगर हैं या नहीं नए मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी आगे चल के। तो ये देखने वाली बात होगी बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा नीतीश के बाद। लेकिन 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार बिहार के सत्ता के केंद्र में बने हुए थे, वो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो आरजेडी के समर्थन से हो, चाहे बीजेपी के समर्थन से हो। लेकिन अब जबकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि क्या इसी के साथ बिहार में नीतीश युग का अंत होगा, पार्टी में एकजुटता रहेगी या टूटेगी, इन सभी पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन पुनीत निकोलस यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में। और दर्शकों, आपको आज हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।